So hello guys, welcome back to my channel. So those who are new to this channel, hey, my name is Afshin Qureshi and I'm a student who's currently pursuing bachelor's degree in forensic sciences. So आज का video is all about previous year questions of NFET 2023 and 2024 and particularly from chemistry subject. So let's start with the video. So as you can see on the screen, in NFET 2023 there were 14 questions from chemistry section, whereas in NFET 2024 there were 33 questions from chemistry section. So let's start with NFET 2023 questions. So yeah, first one is the ion that gives a green flame test and forms a blue precipitate with OH minus is CU. ये तो अभी अब ये तो एक्सपेरिमेंट हम इतना करते हैं, लाइक वी हैव डन इन 12th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा, तो उसमें मालूम है यूजुअली ब्लू PPT अगर आती है तो यूजुअली अगर नहीं भी पता है तो लोग ऑप्शन CO2 को ही देते हैं एंड द आंसर ओवर हियर इज CO2 ओनली, लाइक CO2 प्लस, because it gives a green flame test and a blue PPT when reacted with OH minus. Second is how could the presence of CO3 2 minus in a solution be determined. अब यहाँ पे तुम ऑप्शंस देखोगे सारे, तो सारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है कि उनका रिएक्शन अलॉन्ग विथ AgNO3 एंड BaCl2. तो हमको अब यहाँ पे देखना है कि हमको लाइक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करके देखना है कि अगर CO3 2 माइनस अगर BaCl2 के साथ फॉर्म करेगा तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ वो और AgNO3 के साथ ये करेगा तो क्या केमिकल इक्वेशन बनेगी. सो यूजुअली बोथ ऑफ देम गिव्स वाइट PPT ऑन रिएक्टिंग विथ BaCl2 एंड AgNO3. सो अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि फॉर्म्स अ वाइट PPT विथ बोथ. सो एंड बोथ प्रेसिपिटेट्स डिजॉल्व इन HNO3, जो तुम स्क्रीन पे देख भी सकते हो इक्वेशन के साथ. So option 3 is the correct option for this question. Next, gravimetric analysis would be best method for determining the quantity of. अभी जिसको I don't know ये सबको पता होगा या नहीं पता होगा, पर gravimetric analysis क्या होगा कि ये एक ऐसी एनालिटिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग एक सब्सटेंस का मास पता कर सकते हैं आफ्टर इट हैज़ बिन precipitated. So using that we can even get to know its like the substance can be filtered, dried and weighed accurately with the help of this gravimetric analysis. So option number 2, salt in chicken soup is the correct option because salt can be precipitated, dried and weighed. So this makes it ideal situation for gravimetric analysis. Next question, bleaching powder is made from. अभी ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो probably 9th 10th से पढ़ते होंगे ये वाला. सो आंसर इज लाइम एंड क्लोरीन. जिसको नहीं पता ऐसा सब पढ़ो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो. जिसको नहीं पता वो पढ़ भी सकता है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन. It is also known as calcium oxychloride. और इक्वेशन मतलब इक्वेशन का याद नहीं है तो बहुत बेसिक है कि क्लोराइन एंड लाइम से ब्लीचिंग पाउडर होता है. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. अभी ऑप्शन छोड़ो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है व्हेन एवर अ रिएक्शन अकर्स. तो फर्स्ट क्या, बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. डाइजेशन ऑफ फूड, ऑब्वियसली जो हम फूड लेंगे वो विल बी इन लाइक macromolecules, so that will break down into smaller simpler molecules. That is also a chemical reaction. Conversion of water into steam is not a chemical reaction. That is a physical change. I mean water steam में convert हो रहा है, so that is a physical change and not a chemical. उसकी chemical properties में कुछ change नहीं आ रहा, so that is a physical and not. So the correct option is option number 3. And burning of coal obviously is a chemical reaction. So या जिसको नहीं समझ में और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दे कैन रीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट. ये टेक्स्ट बुक में आई गेस लाइन है
सो ऑब्वियसली ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वाई, मतलब हम एक ये भी समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है ऑफ कार्बन एटम्स, यू नो. सो और ये सारे बॉन्ड्स वीक वॉन डर वाले फोर्सेस से कनेक्टेड है. अभी ये क्या करता है कि ये इजी कर देता है ग्रेफाइट के लिए कि टू स्लिप ओवर ईच अदर इजीली. So that also makes it an ideal situation for a good property of like good lubricant, you know. So graphite is a good option, like is a good choice. That's why that is a correct option for this MCQ. Explanation is given over here. You can read if you want. Next is gobar gas, which is also called as biogas, contains mainly. अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तुम CO2, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड. अभी तुम तो बोलोगे कि यार ये तो मल्टीपल मतलब है गोबर गैस में ये होते लाइक CO2, मीथेन. अभी क्या करा, पर यहाँ क्वेश्चन क्या है, मेनली कौन सा ज़्यादा होता है. सो दैट इज़ मीथेन, जिसको कंपोजिशन नहीं पता मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कंपोजिशन के साथ मैंने दिया हुआ है. तो ये सारे जो MCQs है वो तुमको याद रखने पड़ेंगे कि लाइक ये सारे कंसेप्ट बेस्ड है. अगर तुमको पता होगा तो तुम डायरेक्ट कर पाओगे. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच थर्मोमीटर इज यूज टू इंडिकेट द लोएस्ट टेम्परेचर, क्लिनिकल, गैस, अल्कोहल एंड फोर्थ इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. अभी यहाँ पे आंसर इज अल्कोहल थर्मोमीटर. तो क्यों अल्कोहल थर्मोमीटर? बिकॉज अल्कोहल का जो यू नो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ही बहुत लो है. सो दैट इज़ अराउंड -114 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब वो उतने पॉइंट पे भी लिक्विड फॉर्म में वो रख सकता है, यू नो, at extremely cold temperature. So that's why alcohol temperature is used. So used to indicate the lowest temperature. So yeah, explanation is given over here. Next question, which among the following polymers is used for making bulletproof material? So this is also again a concept based, जिसको like पता होगा वो पता होगा, like fact है ये तो जिसको पता होगा. सो आंसर इज थर्ड, पॉलीइथिलीन. नेक्स्ट, द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज. अभी क्वेश्चन क्या है, pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर. अभी ग्राउंड वाटर है, स्लाइटली डिक्रीजेज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज. तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ग्राउंड वाटर escapes into air, and the dissolved oxygen of groundwater escapes into the air. So answer is first. Why? Because CO2 from air will get dissolved in the water when, so basically it will react, the CO2 will react with the water and it will form the carbonic acid, which is CO2 plus H2O will give H2CO3. अब वो जो कार्बनिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, तो वो जब वो फॉर्म करेगा ना तो वो जो ग्राउंड वाटर है उसका pH स्लाइटली डिक्रीज कर देगा. दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. कार्बन डाइऑक्साइड विल फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर. तो ये भी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि द ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. So just explanation I have given. If you want to read, you can read. Because others are mostly micronutrients and carbon is from mostly CO2 in the air and not fertilizers. So ऐसे सारे option wise भी मैंने समझाया हुआ है. So you can read that out. Next MCQ. The addition of neutron to the nucleus of an atom. अब क्या वो करेगा, ऑप्शन में क्या दिया है मोस्टली, एटॉमिक मास या चार्ज में चेंजेस का दिया हुआ, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. अभी न्यूट्रॉन का ऐड करेंगे. अभी ये भी कंसेप्ट बेस्ड है कि प्रोटॉन की वजह से हमको एटॉमिक मास एंड चार्ज मिलेगा. दैट प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो अब चार्ज तो दोनों ऑप्शन चले गए, तो मतलब हमको मालूम है कि द आंसर इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास.
वाई? बिकॉज एटॉमिक मास इज लाइक वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भी नंबर होगा उसकी वजह से हमको एटॉमिक मास ऑफ द एटम मिलेगा. तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं न्यूट्रॉन को. सो ऑब्वियसली अगर हम एक न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं सो द एटॉमिक मास विल गेट इंक्रीज बाय 1. तो ऐसे जितने न्यूट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं वैसा वो इंक्रीज होता जाएगा. सो ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजेज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम, इज द करेक्ट ऑप्शन. आई हैव स्टिल गिवन द एक्सप्लेनेशन. मैंने जो समझा है बस वही है, मतलब कि क्या है क्या नहीं. तो ईजी है, मतलब ये आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड. अब मेटालॉइड मतलब तुमको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होगी तो तुमको डायरेक्ट ऑप्शन देके ही पता चल जाएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है. मेटालॉइड में है कितने, 6 जितने तो है. तो उसके नाम याद कर लो अगर नहीं रहता तो. यूजुअली तो अभी इतना सब पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा तो सबको याद होगा. सो आर्सेनिक इज द करेक्ट ऑप्शन. देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 760 mm प्रेशर इज. अभी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यूजुअली इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0 केल्विन, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस एंड -273 डिग्री सेल्सियस. अभी मैंने क्या बोला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. अभी केल्विन में अगर हमको लाइक कन्वर्ट करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या है. सो टेम्परेचर ऑफ वॉट एवर यू आर कैलकुलेटिंग इन सेल्सियस प्लस 273. तो अब यहाँ पे क्या है, 0 है प्लस 273 इक्वल्स टू 273 केल्विन. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो एनफे 2023 के इतने क्वेश्चंस थे. सो दे वर लाइक क्वाइट ईजी, आई मीन. So yeah, let's move on to the MCQs of NFE 2024. So first, for every one isotope of chlorine of mass 37, there are 3 chlorine 35 isotopes in a sample of chlorine. What will be the average mass of chlorine? अभी यहाँ पे हमको रेशियो देखना है कि 3 क्लोरीन के जो है 35 मास वाले वो 3 है और 37 वाला 1 है. एवरेज मास हमको ढूंढना है, ठीक है. तो 3:1. अभी समझो कि 4 एटम है हम लोग के पास. तो 3 × 35 प्लस 1 × 37 डिवाइड बाई 4, जैसे यहाँ पे बच्चों में तुम देख सकते हो. सो दैट इज सो लास्ट में हमको मिलेगा 35.5 AMU. सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. नेक्स्ट MCQ. What would be the molality of the solution made by dissolving 10 gram of NaOH in 100 gram of water? अभी ये तो मोलालिटी के, ये तो कितने सॉल्व किए होंगे सबने, ईजी है. तो यूजुअली यहाँ पे दिया हुआ है NaOH का 10 ग्राम, वाटर इज 100 ग्राम. अब मोलर मास NaOH का सबको याद हो गया, सब मोस्टली MCQs में NaOH होता है. तो दैट इज़ 40, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे NaOH के. सो दैट विल बी द मास एंड मोलर मास है, मोलर मास ऑफ NaOH. तो हमको मिलेगा 0.25. उसके बाद मास ऑफ वाटर इन kg, मतलब हमको 100 ग्राम दिया है तो दैट विल बी 0.1 इन kg. एंड मोलालिटी ऑफ फाइंड करने, तो नंबर ऑफ लाइक दैट मोल्स बाय मास ऑफ वाटर. सो दैट विल बी 0.25 by 0.1. दैट विल give us answer 2.5. So the option A is like first one is the correct option for this MCQ. Next MCQ. How many neutrons are there in 88/38 strontium? अभी यहाँ पे देखो ऐसे दिया हो तो याद रखना है कि 88 is the atomic mass and 38 is the what atomic number. So हमको याद है कि atomic mass is नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब हमको पूछा क्या, न्यूट्रॉन्स. अभी 38 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज दैट इज एटॉमिक नंबर. तो हम क्या सीधा सीधा क्या करेंगे, 88 माइनस 38, दैट विल बी 50. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वही होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो. Next MCQ. Compare the energies of two radiations E1 with wavelength 800 nanometer and E2 with wavelength 400 nanometer. अभी ये वाला MCQ यूजुअली फिजिक्स में होना चाहिए था बट ये केमिस्ट्री के सेक्शन में था.
सो ओके फाइन, वॉट एवर इट इज़, हमको तो मालूम होना चाहिए, सब कुछ पढ़ा है. सो फॉर्मूला क्या होगी, E = hc by lambda. अभी जो E है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, तो हम क्या करेंगे, E1 by E2 = 400 by 800 बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो दैट विल गिव अस E1 = 1 by 2 E2. So that will be 2E1 = E2. So option C is the correct option for this MCQ. Next MCQ. Bohr's theory can also be applied to the ions like He+, Li2+, and B3+. All of this is the correct option. Again a concept based question. Explanation में दिया हुआ है, someone wants to read. Next, why do we need to classify elements? बहुत easy question है. Option देख के ही पता चलेगा. Option B is the correct option to make an easy and systematic way to study about elements. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारे थर्मोडाइनमिक और वो सारे के कंसेप्ट है. सो अभी वो सब तो नहीं आएगा ना, लाइक व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स के रीजन में. सो बी ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाइल मूविंग डाउन दी पीरियोडिक टेबल, अगर हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे आयनिक रेडियस में क्या चेंजेस आएगा, ये पूछ रहे हैं वो लोग. सो ऑब्वियसली अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर एक एटम में उसका आयनिक रेडियस बढ़ता जाएगा, बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉनिक जो शेल होंगे वो एक एक बढ़ते जाएंगे विथ ईच एटम, लाइक विच ईच एलिमेंट, सॉरी. सो यहाँ पे क्या है कि व्हाइल मूविंग डाउन द आयनिक रेडियस इन अ ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बाय बिकॉज मैंने जैसे बोला, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हम लोग ग्रुप लाइक टेबल में, तो आयन इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ता जाएगा, इसलिए आयनिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. अभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पूछा, तो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि यूजुअली जो एलिमेंट है उसकी कितनी टेंडेंसी या एबिलिटी है टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयन. अभी अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फंडा कहाँ पे आएगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी. पर अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाएगी. अब हम ऑप्शंस देखेंगे. अब फर्स्ट है Na. सो उसमें क्या है, Na तो फर्स्ट ग्रुप में ही है, तो दैट इज, और ऊपर है तो दैट इज़ नॉट मच इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. अब नेक्स्ट इज Cu. अब Cu तो भाई बहुत ज़्यादा आगे टेबल में है, लाइक देखने जाए तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैंने जैसे बोला वो डिक्रीज होगा, तो वो तो नहीं है. देन है Cs. सो Cs इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ बिकॉज फर्स्ट ग्रुप में नीचे है. सो इट विल, जैसे मैंने बोला कि इट विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इट इज सेकेंड लास्ट Cs फर्स्ट ग्रुप में. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. एंड Ca इज not that much, I mean it is in second group but it is upper. So yeah, C is the correct option for this MCQ. Next MCQ, like मैंने इधर दिया है explanation, if you want to read for this also you can read. Next MCQ, which of the following is non polar. अब ये polar non polar क्या आएगा, तो हम usually इस shapes के like ये जो भी दिया होगा ऑप्शन उसके शेप देखेंगे. तो SO2 का शेप यूजुअली बेंट होगा, CO2 लीनियर होगा, H2O अगेन बेंट होगा, एंड NH3 दैट विल बी ट्राइनल पिरामिडल. ठीक है, तो बेंट शेप विल यूजुअली बी पोलर इन नेचर्स. यूजुअली अब देखेंगे क्या, हम इसका आंसर है CO2 बिकॉज उसका लीनियर शेप होता है. इवन तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड्स होंगे, बट स्टिल जो डाइपोल्स होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए दैट विल रिजल्ट इनटू नॉन पोलर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस MCQ. नेक्स्ट MCQ, 2s and 2p atomic orbitals combine to give how many molecular orbitals?
ये भी जिसको कंसेप्ट पता होगा सब वो कर लेगा, एंड आंसर इज सी. Next. Okay, yeah, so that's it for this video. Like there are still MCQs remaining for NFIT 2024 part, so that I'll cover in part 2, which I'll upload soon in 2 or 3 days. So if you are NFIT aspirant and you still want to know which were the MCQs which were asked from chemistry in NFIT 2024, you can subscribe to my channel. Also turn on the notification bell, so मैं जब भी upload करूँगी तुमको notification मिल जाएगा. So I'll be uploading it soon, so make sure you have subscribed. So yeah, see ya in the next video. Till then, take care and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.